हाय एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यूर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज होने वाला है हमारा डे 3। ठीक है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऑन जी। ठीक है, पीपीटी ऑन कर लेते हैं। तो डे 3 आज ये हमारा रहने वाला है MLT MCQ रहने वाले हैं। इससे पहले 2 दिन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है डे 1 डे 2 की, तो वो जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हो। MCQ का पोस्टमार्टम यानी कि एक MCQ से कैसे एग्जामिनर आपके चेंज करके, ठीक है, अलग अलग MCQ बना सकता है। तो उसमें वही हम इसमें हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो होने वाली है। यानी कि हम MLT के MCQ तो डिस्कस करेंगे जैसे कि सब लोग करते हैं, लेकिन उसके साथ हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलने वाला है। हाई यील्ड कैसे, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैं कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन और पेपर में या पेपर में और किसी एग्जामिनर इसमें फेरबदल कर सकता है ऑप्शन में, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डे 3 ये रहने वाला है। अगर आपने इससे पहले 2 क्लासेज नहीं अटेंड किए तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये MLT के MCQ आपको मिलने वाले हैं। ये वीडियो आप किसी के लिए भी देख सकते हो, CRE के लिए देख सकते हो, PGI के लिए देख सकते हो, SBI की तैयारी कर रहे हो उसके लिए देख सकते हो, और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम वहाँ उसके लिए देख सकते हो। ICMR NHM किसी के लिए भी, क्योंकि MLT का जो MCQ है उसमें लेवल लगभग सेम सा ही रहता है। ठीक है, क्योंकि कई जगह जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है लाइक PGI, ठीक है, एम्स, तो इनमें लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपग्रेड करके पूछते हैं। खार अब तो सारे के सारे हर जगह ही अप लेवल पूछने लग गए हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है चेतन। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है चेतन एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ। ठीक है, ये हमारा छोटा सा चैनल है। आई होप आपको अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा। मेरी यही चलते हैं। हम पहले हमने जो आपको एक्सरसाइज दी, देखिए मैं क्या करता हूँ, डेली डेली आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज देता हूँ। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली डेली मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग उस जाकर उस टॉपिक को सर्च करो, उस टॉपिक को पढ़ो और फिर उस टॉपिक का आंसर कमेंट बॉक्स में दो। आपको याद रहते हाँ मैंने वो उस वीडियो पे ये कमेंट किया था, तो इस वजह से आपकी मेमोरी भी अच्छी बनी। यहाँ से हमने ख़त्म किया था ना टॉक्सिन एंटीटो, यहाँ पर एंडोटॉक्सिन के ऊपर हमारी क्लास हो। जो कि सबसे अलग है लिस्टीरिया। लिस्टीरिया हमारा है जो वो है एक्सेप्शनली। इसमें हम क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन में क्या होता है प्रोड्यूस करिए, सबसे अलग चलता है भाई। ठीक है, लाइन सबकी ऐसी चली हुई है, ये भाई का अलग चलता है कि नहीं नहीं मैं तो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करूँगा, आप लोग प्रोड्यूस करो एक्सोटॉक्सिन, मैं तो स्पेशल हूँ। ठीक है, तो लिस्टीरिया स्पेशल है भाई। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देर इज एक्चुअली में क्या होता है गाइस, जो ये लिस्टीरिया होता है, ये जो टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है ना, ये एक्चुअली क्वेश्चन राइज होता है। अगर आपका कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई भी एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चन पूछे, अब बिल्कुल ही अगर किसी कोई डीप में पूछना है, कोई MSc का एंट्रेंस है, ठीक है, MSc का कोई एंट्रेंस है, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लिस्टीरिया जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो रियली में एंडोटॉक्सिन है या कुछ और है। तो एक्चुअली में कुछ और है, वो एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसकी एक्टिविटी एंडोटॉक्सिन की तरह ही है, एक्टिविटी उसकी एंडोटॉक्सिन, लेकिन उस असल में एंडोटॉक्सिन नहीं है। असल में वो एंटीटॉक्सिन नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन अगर ये आए कि
कि कैसा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करे, तो आपको लिस्टीरिया ही लगाना है, ठीक है। अभी मैं दे दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नॉट ए ट्रू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कोई ग्राम बैक्टीरिया नहीं है जो कि क्लासिकल एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करे, क्योंकि क्लासिकल जो एंडोटॉक्सिन होता है वो होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, एलपीएस। क्योंकि एलपीएस तो ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया में, ये जो लिस्टीरिया जो मोनोसाइटोजन है वो एक की एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है वो ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है, क्योंकि ये एक एंडोटॉक्सिन लाइक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं लिस्टीरियोलाइजिन ओ, एलएलओ। एलएलओ की फुल फॉर्म भी आपसे पूछती है कि एलएलओ की फुल फॉर्म क्या है, तो एलएलओ की फुल फॉर्म है लिस्टीरियोलाइजिन ओ, विच मिमिक एंडोटॉक्सिन ही रख दी, क्योंकि इसकी तरह ये मिमिक इसकी तरह ये नकल करता है एंडोटॉक्सिन की। एंड सम ग्राम पॉजिटिव कंपोनेंट लाइक पेप्टाइडोग्लिन कैन आल्सो ट्रिगर्ड फीवर, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर आपसे पूछ ली कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस, तो वो आपका लिस्टीरिया है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे है, ये किसने बताया था कि आपको ये मिलेगा +1 की एनसीईआरटी में, +1 की एनसीईआरटी में मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस ये हमारा जो डिस्कस किया है वो 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है। ईएमपी से आपको याद रखना है, ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं इसको, ईएमपी पाथवे कुछ लोगों को तो पता होगा, एम्बेडन, हो सकता है मैं स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दूं, ठीक है, एम्बेडन में एंड पार्नस। तो भाई स्पेलिंग में अगर गलत हो जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोग इतने महान हैं, तो बोलते हैं एम्बेडन पार्नस। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, यही मैंने हमने ऐड किया था क्वेश्चन, ये तो था दोनों जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए। अगला क्वेश्चन यहीं पे ऐड किया था मैंने कि एंटीजन ब्लड ग्रुप का कहाँ पर पाया जाता है, तो वो आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन था फ्लेम सेल के ऊपर। फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, ये अलग अलग ट्यूमर दिए हुए हैं, रेटिनोब्लास्टोमा, ईविंग सार्कोमा, मल्टीपल माइलोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये देखने में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन गाइस गूगली होते हैं, ठीक है, गूगली क्वेश्चन होते हैं ये मतलब ये आपका रैंक ना ऐसे ऐसे एकदम से ऐसे इंक्रीज कर देते हैं आपका, ठीक है। यानी कि अगर आप टॉप रैंक में ऐसे आ जाते हो, ऐसे ऐसे अगर आपका क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं। और इन क्वेश्चन, अगर ये ऐसे क्वेश्चन से पंगा लेने का मतलब है कि अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही नंबर कटवाते हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को तो स्किप करना होता है, ठीक है, स्किप करना होता है। अगर आपको आता है तो ही अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो भाई जो लोग प्रॉपर लोग होते हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने डीप से पढ़ा होता है वही पता होता है। चलिए हम इसके एक बार डीप से इसका एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, ठीक है। फ्लेम सेल ऐसी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी फ्लेम टाइप्स के, ऐसे ऐसे मैंने आगे यहाँ पर ऐड भी किया हुआ, जैसे यहाँ पर जैसे ऐड किया ना, ये सेल है, कोई ये सेल है, ऐसे ये फ्लेम जैसी यहाँ पर ये रेडिएशन निकली हुई है, ठीक है। तो ये फ्लेम सेल बोलते हैं इसको। ये मैंने ओरिजिनल जो फ्लेम सेल का पिक्चर है ये ओरिजिनल लगाया हुआ है। ये हमारी फ्लेम सेल है, ये किस में पाई जाती है, तो इसका जो पहले राइट आंसर है देख लेते हैं हम। जो फ्लेम सेल है ये हमारी मल्टीपल माइलोमा में पाई जाती है। मल्टीपल माइलोमा आपको पता होगा, जो बी सेल का जो कैंसर है, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, जिसमें हमारी लाइट चेन जो होती है वो ज़्यादा बनती है, कापा लैम्बडा, ठीक है। तो मल्टीपल माइलोमा में बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, ईविंग सार्कोमा क्या होता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा क्या होता है, ये सारी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन अब आने लगे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि कैंसर एक हॉट टॉपिक बन गया है, हर कहीं कैंसर की ही बात हो रही है, तो कैंसर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पैथो में अगर एक क्वेश्चन उन्होंने गूगली डालना है, ठीक है, पैथोलॉजी में अगर उन्होंने एक क्वेश्चन अगर गूगली क्वेश्चन डालना है तो वो कैंसर से ही डालेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मल्टीपल माइलोमा है, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा में दिखते हैं। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है फ्लेम सेल आर टिपिकल, ए देखो ए टिपिकल प्लाज्मा सेल है। अब मैंने यहाँ पर गलती से यहाँ पर बी सेल लिखा, एक्चुअली में वो बी सेल ही होती है, क्योंकि बी सेल ही आगे जाकर क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल बनाती है, ठीक है। प्लाज्मा सेल आगे जाके बी सेल बनाती है, तो प्लाज्मा सेल कैंसर भी बोलते हैं इसको, प्लाज्मा सेल
कैंसर, ठीक है। प्लाज्मा सेल कैंसर होता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लेम सेल एक तरह से एटीपिकल प्लान से करेक्टर है, डिस्टिंक्ट ब्राइट पर्पल रेड पिंक ड्यू ऑन द आउटर एज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड स्टेन। देखो जब हम वो करेंगे, ये राइट जिम से करेंगे या एमजीजी स्टेन करेंगे, तो हमें यहाँ पर बीच में और उसके ऐसे रेडिएशन से मिलेगी। तो इस अपीयरेंस को, ये होता क्यों है, ये अपीयरेंस होता है, दिस इज थॉट टू बी क्यूज्ड बाय द प्रेसिपिटेट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रेसिपिटेट है अराउंड द सेल, ठीक है। स्पेसिफिकली द हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आईजीए मॉलिक्यूल, आईजीए मॉलिक्यूल में हाई कार्बोहाइड्रेट, तो ऐसा माना जाता है कि ये विद इन द सेल, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है, उसी वजह से ये अपीयरेंस होता है। ये बोन मैरो में पाई जाती है मल्टीपल माइलोमा केस में, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा, पर्टिकुलरली मल्टीपल माइलोमा में भी आईजीए माइलोमा होते हैं जो, ठीक है, आईजीए माइलोमा होते हैं, क्योंकि माइलोमा वही कैंसर, माइलोमा एक कैंसर है, आपको पता है, ठीक है। तो लेकिन ये एक और डिजीज होता है जिसको बोलते हैं रिएक्टिव प्लाज्मोसाइटोसिस, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी ये पाया जाता है, लेकिन मेनली ये मल्टीपल माइलोमा में जी फ्लेम सेल है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है ये मल्टीपल माइलोमा का, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा, आज का क्वेश्चन नोट करो, आज की एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज आपने नोट करनी है कि मल्टीपल माइलोमा में जो हमारा एक प्रोटीन होता है, मैंने हिंट दे दिया पहले ही, एक प्रोटीन होता है वो पाया जाता है, वो कौन सा होता है, ठीक है, ये बताना आपको। मल्टीपल माइलोमा में एक प्रोटीन होता है, वो टेस्ट भी करवाते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं तो फिर चीटिंग हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई आज आपका, ठीक है। एक्सरसाइज मैं आपको डेली दूंगा, आप करो या ना करो, लेकिन मेरी देने की ड्यूटी बनती है आपको एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आपको आज है आपका मल्टीपल माइलोमा में आपको क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड है, ताकि आप जाके पढ़ो इसको जाके, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोटीन है जो इसमें हम डिटेक्ट करते हैं मल्टीपल माइलोमा में। अगला हम करेंगे, अब करेंगे पोस्टमार्टम भाई, पोस्टमार्टम करेंगे अपने क्वेश्चन का। वाई अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, यानी कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, ये ऑप्शन इसलिए नहीं होते क्योंकि जो इविंग सार्कोमा होता है वो क्या होता है, इविंग सार्कोमा इज अ टाइप ऑफ बोन सार्कोमा, सार्कोमा वही कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, ठीक है। बोन सार्कोमा ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसमें वो जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस जो पॉइंट बता रहा हूँ। रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, आप देखो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ कहीं भी आपको समझ ना आए चीज़ें तो उसका क्या करो, संधि विच्छेद करो, ठीक है, संधि विच्छेद करो भाई। उसका संधि विच्छेद कैसे करोगे, रेटिनो से आपको क्या नाम याद आ रहा है, रेटिना, ठीक है, रेटिना। ब्लास्टोमा ओमा से आपको क्या आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कैंसर से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा ये आपका कैंसर है रेटिना में, जो कि प्राइमरली जो चिल्ड्रंस है उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इट इन्वॉल्व द न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स, ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स एंड प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसमें जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है ना, तो इसमें न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स मतलब का कुछ होता है इशू, ठीक है। और लेकिन इसमें फ्लेम सेल नहीं पाई जाती, बेसिकली इसके लिए ये मैंने लिखा हुआ क्योंकि इसमें फ्लेम सेल नहीं, फ्लेम सेल केवल हमारी मल्टीपल माइलोमा में पाई जाती है, ठीक है। इविंग सार्कोमा आपको याद रखना है, बोन का सार्कोमा है, ठीक है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की ये एक टाइप का ये लंग कैंसर है, जो कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रोंकाई से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, ना कि प्लाज्मा सेल डिस्करीसिस से और प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल, ठीक है। तो आपको यह रहना ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के बारे में याद रखना, क्योंकि कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल्स का जो कैंसर है उसको बोलते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू उससे रिलेटेड यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कि ये एपिथेलियल टिश्यू ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई होते हैं हमारे लंग्स में, ठीक है, हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें जो ब्रोंकाई होती हैं, ब्रोंकस ब्रोंकाई, फिर आगे वो हमारे एल्वेलाई होते हैं, तो ये हमारा एक तरह से चेस्ट का कैंसर है, ठीक है। तो ये है पोस्टमार्टम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। हमने अच्छे से डिस्कस किया कि रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा क्या होता है, इविंग सार्कोमा क्या होता है। क्वेश्चन हमारा था फ्लेम सेल के ऊपर, तो फ्लेम सेल मल्टीपल माइलोमा में पाई जाती है, ठीक है। आज का क्वेश्चन नोट कर लो भाई, इसका ना एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, क्योंकि बाद में क्या होता है
जब मैं ये पेज चेंज करता हूँ तो ये सारा का सारा वाइप हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला है वो है आपका, देखो अगला क्वेश्चन है वो आपका एस्बेस्टस फिल्टर से है। ये भी भाई आज के क्वेश्चन सारे गूगली हैं, आज के क्वेश्चन सारे गूगली है कि इनमें से जो हमारा एस्बेस्टस फिल्टर होता है वो क्या होता है, पायोजेनिक होता है, पैथोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है या ऑल ऑफ द अबव? बताइए, पोटेंसी बतानी है इसकी एस्बेस्टस फिल्टर की। सबसे पहले आपको बताना चाहिए एस्बेस्टस फिल्टर होता क्या है, ठीक है। अगर चलिए हम डिस्कस करते हैं। जो एस्बेस्टस फिल्टर है वो सबसे पहले वो एक तरह से अब वो यूज किस में होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखा हुआ है ये तो मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया, ठीक है। ये एक्चुअली एक कार्सिनोजन होता है, ठीक है। एस्बेस्टस आपने पढ़ा भी होगा कई जगह, तो इसकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एस्बेस्टस की। तो एस्बेस्टस एक है, तो इसमें हम आगे जैसे हम बात करें तो एस्बेस्टस जो फिल्टर होते हैं वो आपके जो यहाँ पर उनकी जो कार्सिनोजेनिक पोटेंसी होती है, क्योंकि कैंसर, ये लंग कैंसर और बेसिकली मीजोथेलियोमा कोज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 2 बार लिखा गया यार, मुझे लगता है ये 2 बार लिखा गया, ठीक है। तो एस्बेस्टस मेनली यार इसमें यूज़ करते हैं जो फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन वगैरह जैसे कि जो आई थिंक वाटर में भी इसका आई थिंक वाटर फिल्ट्रेशन और कुछ ऐसा होता है, मतलब आप ज़्यादा पढ़ लेना, ठीक है। एस्बेस्टस फिल्टर का क्या काम होता है, माइक्रोबायोलॉजी के जो स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन वाला चैप्टर है उसमें दिया होगा एस्बेस्टस फिल्टर, वो सारी चीज़ें स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो एस्बेस्टस फिल्टर का आपको वहाँ पर फंक्शन पता लगेगा। फिल्ट्रेशन में अब हैपा फिल्टर आ गए, पहले तो एस्बेस्टस फिल्टर यूज होते थे, ठीक है। अब हैपा फिल्टर आ गए हैं, पहले फिल्टर यूज होते थे, लेकिन वही हैपा फिल्टर क्या है कि उसकी एडवांटेज है कि वो कार्सिनोजेनिक नहीं है, जबकि एस्बेस्टस फिल्टर क्या है, कार्सिनोजेनिक है। तो ये एस्बेस्टस फिल्टर के बारे में थे, मैंने यहाँ पे ऐड भी किया था, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, मैंने और भी सारी चीज़ें ऐड की थी, ठीक है। तो उसके बाद है उसके बाद ये माइकोलॉजी का क्वेश्चन है भाई। ये माइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि ये भी गूगल, आज के क्वेश्चन यार सारे क्या करूं भाई, आज के जो सारे क्वेश्चन थोड़े हार्ड से ही हैं, ठीक है। आज का जो वो हार्ड है क्वेश्चन का, ठीक है, हार्ड ही था, ठीक है। ये वाला भी आई थिंक आपने पहले पता नहीं या नहीं पढ़ा, लेकिन खैर आप तो बच्चे पढ़ने लग गए हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना फॉर्म में भी और मोल्ड फॉर्म में भी, ठीक है। आपको पता है कि फंगस की 2 फॉर्म होती है, एक ईस्ट फॉर्म एक मोल्ड फॉर्म, ठीक है। तो मोल्ड फॉर्म में भी होती है और ईस्ट फॉर्म में भी होती है। 37 पे ये एज ए ईस्ट फॉर्म में होती है और 25 पे एज ए मोल्ड फॉर्म में, तो उसको डायमोर्फिक फंगस होती है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैंने अगले पेज पे डिस्कस करूँगा। अभी आपका क्वेश्चन ये है जो उसकी विजिबल कॉलोनी है वो कितने दिन लेती है। डायमोर्फिक फंगस की विजिबल कॉलोनी आने पे मीडिया में एसडीए में मान लो, ठीक है, या एसडी ट्यूब है, कितना टाइम लेगी? 10 से 12 वीक, 6 से 8 वीक, 4 से 8 वीक या 1 to 4 वीक? बताइए। एक्चुअली में थोड़ी सी स्लो ग्रोर होती है, तो ये 1 to 4 वीक राइट आंसर वो है आपका बी है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी, देखो मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का, पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। इन्होंने लिखा हुआ है द टाइम इट टेक फॉर विजिबल कॉलोनी ऑफ डायमोर्फिक फंजाई टू अपीयरली टिपिकल रेंजेस फ्रॉम 1 to 4 वीक विद इन सब नोटेबल वेरिएशन। यानी कि ये तो जर्नली हमसे पूछा था, ये हमसे क्या पूछा था, जर्नली जो डायमोर्फिक फंगस है वो कितना टाइम, तो 4 वीक लेती है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा जो हम माइकोलॉजी की जो रिपोर्ट देते हैं, माइकोलॉजी वो देते हैं मिनिमम 3 वीक तो आपको उसको ऑब्जर्व करना ही करना है, ठीक है। 3 वीक के बाद हम उसको स्टेराइल रिपोर्ट करते हैं। अगर जैसे आज मान लो आज हमने टेस्ट लगाया, आज हमने इनोकुलेट किया, उसकी डेली हम चेक करेंगे कि कितनी ग्रोथ आई, कितनी ग्रोथ आई। फंगस स्लो ग्रोथ होता है, ऐसे नहीं कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि 24 आवर या 48 आवर के बाद हम प्लेट देख के
हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं कि इसमें ये इन्फेक्शन है, इसमें जैसे कि कोई लैक्टोज फर्मेंटर आ गया या नॉन लैक्टोज फर्मेंटर आ गया एनएलएफ, तो उस बेस पे। लेकिन माइको में ऐसा नहीं होता। माइको में जैसे फर्स्ट कहीं तो होती है, देखिए फर्स्ट दिन ही ग्रोथ शो कर देती है, जैसे म्यूकर का मान लो हैवी लोड है, ठीक है, हैवी म्यूकर इन्फेक्शन है, तो वो अगले दिन विजिबल यहाँ पर एसडीए पर ऐसे मोल्ड की फॉर्म दिखा देता है, अगर उसमें सेप्टेट या ये सेप्टेट हाई पे दिखे हैं तो, ठीक है। एस्परजिलस का भी अगले दिन दे देता है अगर हैवी लोड होता है। अगर थोड़ा कम होता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है, जैसे जो डर्मेटोफाइट होते हैं, डर्मेटोफाइट थोड़ा टाइम लेते हैं आने में, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर इसमें डायमॉर्फिक का पूछा है, तो डायमॉर्फिक का हम 1 से 4 वीक इसका जो राइट आंसर है। तो कुछ एक्सेप्शन, कुछ वेरिएशन है उसमें, देखो इन्होंने लिखा भी हुआ, डाइमॉर्फिक फंजाई आर जनरली स्लो ग्रोइंग एज कम्पेयर टू कॉमन मोल्ड और ईस्ट। जैसे कॉमन मोल्ड एस्परजिलस है, जैसे एस्परजिलस है, एस्परजिलस की 1 या 2 दिन में ग्रोथ आ जाती है, ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो पेशेंट को, ठीक है। तो 1-2 यानी कि हार्डली 3 से 4 दिन में तो आ ही जाती है, ठीक है, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है मोल्ड का, ठीक है। फ्यू डेज लिखा हुआ विद इन फ्यू डेज, ईस्ट की भी आती है। स्पेसिफिक टाइम अगर बात करें हम स्पीसीज के बेस पे, तो यहाँ पर ये सारे के सारे डाइमॉर्फिक एग्जांपल है, कोक्सीडियोडिस, ठीक है, स्पोरोथ्रिक्स, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस, ठीक है, पैराकोक्सीडियोसिस, तो ये सारे डाइमॉर्फिक फंगस है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है जो कोक्सीडियोसिस इमिटिस है, ये 48 to 1 वीक तक ले लेती है, ठीक है। स्पोरोथ्रिक्स 3 से 5 दिन में कॉलोनी दिखा देती है अपनी। हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसिस ये 2 से 4 वीक तक लेती है। पैराकोक्सीडियोडिस ये 2 से 4 वीक लेती है, या लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखो 4 वीक तक तो आपको करना ही करना है इंक्यूबेशन, और फर्दर भी आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छी रिकवरी करनी है तो आपको फर्दर इसको इंक्यूबेट करना है। स्पोरुलेशन होता है ना उससे, ठीक है, अच्छे से स्पोरुलेशन अगर होगा तो आपको फर्दर इंक्यूबेट करना है। जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि फंगस थोड़ा सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, आई होप कि इतना सफिशिएंट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो, देखो मिट गया ना यार, ये पता नहीं यार क्यों मिट जाता है, ये मिट गया सारा क्वेश्चन। तो आज के वही 2 क्वेश्चन याद रखना भाई, ठीक है, 2 क्वेश्चन आप याद रखना। आंसर है वो ज़रूर दे देना जो क्वेश्चन आज मैंने पूछा है, ठीक है। लाइक अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे सकते हो, ठीक है। लैबटोनिक के इस फेसबुक पेज को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। लैबटोनिक का ही यूट्यूब चैनल है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपडेट्स के लिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है बायोब्रश 1920, या सिंपल आप लिखोगे टेलीग्राम ऐप पर जाकर, अब लैबटोनिक भी लिखोगे ना तो भी आपको यही मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो पढ़ते रहिए यार, मेहनत करते रहिए, ठीक है। घिसना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी जगह पहुंचना है। अब वो टाइम गया है कि बस थोड़ा बहुत पढ़ के सिलेक्शन हो गया, अब वो टाइम गया क्योंकि कंपटीशन गाइज दिन प्रतिदिन कंपटीशन आपको बढ़ता जाता है, और अब तो बहुत सारी वैकेंसीज आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार जी, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, जय हिंद।